कुछ पल बाद शावेज अपने हवासों में आया था। दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल रफ्तार से चलती, जिंदगी का पता दे रही थी। उसने एक नजर अपने सीने पर मौजूद हेजल के सर को देखा और फिर पल भर में उसका दिमाग घूमा था और उसने एक झटके से हेजल का सर खुद से दूर किया था और पीछे मुड़कर देखे बगैर लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। चेहरे पर शदीद स्पॉटपन और गुस्से के तासुरात छाए हुए थे। और इस दिन के बाद सब कुछ उल्टा हुआ था, क्योंकि आज हेजल शावेज की इस तरह झटकने पर आंखों में आंसू और हसरत लिए उसे वहां से जाता देखती रह गई थी। शायद उसे भी मालूम हो गया था कि वो नरमी और मोहब्बत के लायक नहीं है। और अब हेजल शावेज के सीने पर सर रखने पर खुद को 100 सलावातें सुना रही थी और उसे इंतहा की शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि शावेज उसके बारे में क्या सोचता होगा, कि हमेशा उससे दूर बिदकने वाली आज आराम से बगैर किसी पेशरफ्त के सुकून से उसके सीने से लगी बैठी रही थी। बेशक शावेज ने उसका चेहरा खुद से अपने सीने से लगाया था, लेकिन हेजल को होश में रहते हमेशा की तरह फासला बनाना चाहिए था। लेकिन शायद वो आज ऐसा इसलिए कर गई थी कि आज पहली बार किसी ने उसकी जान बचाते उसकी फिक्र की थी, उसे अपना सहारा दिया था। और वो जज्बातीपन में क्या कर बैठी थी। अब खफत का शिकार होती वो अपने आंसू साफ करते बोझल कदमों से बाहर निकल आई थी, खुद को ये बारावर करवाते हुए कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है, तो उसे किसी से भी हमदर्दी और तर्स की उम्मीद नहीं रखनी। उसे हमेशा अपने दुख दर्द की दवा खुद ही बनना था। अपने कैबिन तक आते उस पर एक और टेंशन भी सवार हुई थी कि शावेज उसकी एक बीमारी के बारे में ला इल्म हो चुका था, जिससे क्या पता उसकी जॉब को भी खतरा लाक हो जाता। छुट्टी का वक्त हो गया था। वो तो गायब दिमागी से अपना बैग उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी, जब पीछे से अलीजे ने उसे आवाज देकर रोका था। हेजल, रुको तो यार। हेजल अपने नाम की पुकार पर रुकते पीछे मुड़ते अलीजे को देखने लगी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। आज भी सारा दिन गुजर गया, तुमने बताया ही नहीं कि मैं सर को अपनी तरफ मतवज्जो कैसे करूं। वैसे तुमने कैसे किया था? अलीजे ने उसके पास आते अपना दुखड़ा रोया। मैंने तो नहीं किया कुछ भी। हेजल हैरानगी से खुद से बुड़बुड़ाती थी कि वो वाकई शावेज खुद ही उसकी तरफ बढ़ा था, और आज अनजाने उसे क्या हो गया था कि उसे खुद से दूर भी झटक दिया था। क्या बोल रही हो? ऊंचा बोलो। अलीजे ने उसका बाजू हिलाते अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यार तुम ना मेरे जैसी बन के देखो, क्या पता सर तुम पर फोकस करने लगे। हेजल ने बस बिला सोचे समझे बगैर ही बोल दिया था। तुम्हारी जैसी मतलब? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाय हाय, कल मिलेंगे, बाय बाय। हेजल बस जान छुड़वाती वहां से चलती चली गई थी। तबरेज इस वक्त अपने बाबा मुस्तफा मलिक और दादा हारून मलिक के साथ स्टडी रूम में बैठा सियासी मामलात के मुतालिक डिस्कस कर रहा था, जब उसी वक्त वहां हैदर मलिक भी आ गया। वो कुछ दिन शहर से दूसरे शहर गया हुआ था। वहां भी वो अपनी पार्टी के ही किसी काम से सिलसिले में गया था। साथ उसका मकसद वहां बोर्डिंग में मौजूद अपने छोटे भाई से भी मिलना था। वो इनके साथ ही जगह संभालता, वो भी इनकी गुफ्तगू में शरीक हुआ था, और अब वो अपने पुरवक्कार और नर्म से लहजे में अपनी बात इनके आगे रख रहा था, जबकि बाकी तीनों खामोशी से सुन रहे थे। वो ऐसा ही बोलता था कि सुनने वाले उसके शहर में गिरफ्तार हो जाते थे। एक उसी की वजह से इनकी सियासी पार्टी बहुत अरूज पर पहुंची हुई। हैदर इस वक्त इनके साथ तो था, और इस दौरान वो मुसलसल तबरेज से नजरें चुरा रहा था। थोड़ी देर बाद माहौल साजगार देखते तबरेज ने गला खंखारते सबको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की थी, और वह सब हो भी गए थे। तबरेज ने बात करने से पहले एक नजर हैदर की तरफ देखा तो उसकी आंखों ही आंखों में उसे हौसला दिया था। बाबा जान और दादा जान, मैं अपनी स्टडी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तबरेज ने अपनी बात से उन्हें थोड़ी देर के शौक पहुंचाया था, क्योंकि जब उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी तो सबने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नत करते उसे पढ़ाई ना छोड़ने को कहा था, और अब वो दोबारा से इस तरफ आ रहा था। बरखुरदार, पार्टी और पढ़ाई दोनों कैसे संभालोगे? अब बैठे बैठे ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? मुस्तफा मलिक ने तंजिया पूछा था, जबकि हारून मलिक के चेहरे के तासुरात पथरीले होते जा रहे थे। बाबा फिक्र नहीं करें, मुझसे जितना हो सका मैं उधर की जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा, और फिर ये परेशानी क्या है? हैदर भाई है ना, सब संभाल लेंगे। तबरेज इनको मुतमईन करना चाहा, जिस पर वो कुछ सोचते हुए अस्पात ने सर हिला गए थे। हाँ मुस्तफा, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब ये मुंह की खाएगा तो खुद ही अकल आ जाएगी। वैसे भी मैं सब जानता हूँ कि ये आनन फानन पढ़ाई का शौक क्यों चढ़ाया है। हारून मलिक दांत पर दांत जमाए सर्द लहजे में बोलते वहां से उठते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। तुम मलाइका के साथ एडमिशन लिया है तुमने? हारून मुस्तफा ने मलिक की बात की पस मंजर समझने की कोशिश करते अपना शक दूर करना चाहा था। जी बाबा। तबरेज ने नजरें चुराए अपना कान खुजाते इनका शक दूर करते इन्हें तासुब से नफी में सर हिलाने पर मजबूर किया था। मजनू की औलाद,
मुस्तफ़ा मलिक भी अब ज़ोर से बुड़बुड़ाते अपनी जगह से उठे थे, जिस पर तबरेज़ बगैर शर्मिंदा हुए मुस्कुरा दिया था। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं आप मेरी मामा के लिए मजनू बने थे। तबरेज़ के लहजे में मस्नूई हैरत थी, जिस पर मुस्तफ़ा से आंखें दिखाते वहां से चले गए थे। जबकि हैदर, जो इनकी नोक-झोंक पर होंठों पर मुस्कुराहट लिए हुए था, मुस्तफ़ा के रूम से जाते ही वो तबरेज़ की तरफ देखने लगा, जो अब उसे जांचती नजरों से देख रहा था। तो हैदर ने गला खंखारते सारी बात बताने का फैसला किया था। तबरेज़, तुमने जो आज सब कुछ देखा, तो प्लीज़ इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना, और ना ही मीरम को लेकर किसी गलतफहमी का शिकार होना। मैं तुम्हारी सारी बात क्लियर कर देता हूँ, ताकि तुम अपनी सोच समझ के बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम भी मोहब्बत की राह के मुसाफिर हो, तो यकीनन मेरा मामला अच्छे से समझ जाओगे। हैदर ने अगली बात करने से पहले तमहीद बांधी थी। तबरेज़ ने बस खामोशी से उसकी बात सुनने से इक्तफा किया था। मैं मीरम से मोहब्बत करता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई साल पहले की बात है। तुम्हें पता है, बचपन से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है। तो पता नहीं वो कब मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरे उसके लिए जज्बात बदले तो मैंने बहुत जल्द उसके सामने इज़हार कर दिया, जिस पर पहले तो वो हैरान परेशान हुई, लेकिन फिर वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ इस राह पर मेरी हमकदम हो गई। हम दोनों अपने मिलन के लिए टेंशन फ्री थे कि जब चाहे अपने बड़ों से बात कर लेंगे, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि अब हमें अपने रिश्ते को मजबूत कर लेना चाहिए, तभी हमारी मोहब्बत और पुरसुकून ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई, और दादा जान ने अचानक से बड़े भाई के लिए मीरम का हाथ माँग लिया, और मैं चाहकर भी कुछ न कर सका। इसके बाद दिल पर पत्थर रखते मैंने मीरम को बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानती ही नहीं, बल्कि वो मुझे जान से मारने और खुद के मर जाने की धमकी देने लगती है। तो चूंकि मैंने उसे अपने साथ बांधा था, तो अब मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं चुपचाप सब होने दूं। इसलिए सोचा है कि एक बार दादा जान से बात करके देखूं, या फिर भाई से कहूं कि यहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन्हें मीरा में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हैदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशानी और कशमकश का शिकार हो रहा था कि कहीं उसके बात करने से पहले कोई बहुत बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए। ख़ास तौर पर उसे मीरम की इज़्ज़त का बहुत ख़्याल था। नहीं चाहता था कि उस पर कोई बात आए। भाई, अब मोहब्बत की है तो उसे निभाने की भी पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। तबरेज़ ने दिल में कोई गलत बात लाए बगैर हैदर को तसल्ली दी थी, जिस पर हैदर सुकून भरी साँस भरकर रह गया था। थैंक यू छोटे, मुझे समझने के लिए। भाई, प्लीज़ भाई, बस मेरे लिए भी दुआ किया करें। मेरी वाली तो मुझसे नाराज़ भी है और अपनी मोहब्बत से इनकारी भी। और दूसरी तरफ दादा जान भी, आपको पता है, आप किसी तौर राज़ी नहीं होंगे। तो देखें आपके छोटे भाई ने कितने आग के दरिया अबूर करने हैं। तबरेज़ ने अपने मसाइल का पिटारा हैदर के सामने खोलते मज़लूमियत से कहा, मुझे पता है तुम हर एक मुश्किल का सामना आसानी से कर लोगे। पहले तुम दादा जान को मनाओ। मलाइका तुमसे मोहब्बत करती है, एक दिन मान ही जाएगी। हैदर ने उसे मशवरे से नवाजा तो वो सर इस बात में हिलाता, कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। हैदर उसे खामोश पाकर वहां से उठते बाहर चला गया था। अहमद इस वक्त लाउंज में बैठा चैनल सर्चिंग में मसरूफ था, जब किचन की तरफ से इस शोर सुनाई देने लगा था। पहले तो वो कुछ देर इसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब शोर नहीं रुका और इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा, तो वो तैश से अपनी जगह से उठा था। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? अहमद किचन की तरफ आते जोर से थाड़ा, तो वहां मौजूद आसिया बानो और बख्त को एकदम चुप लग गई थी। बल्कि बख्त का तो जिस्म बाकायदा कांपने लगा था। साहब जी, ये इस मासूम बदबख्त पर्दादारनी के करतूत देखें। जी, इसके पास ये इतने सारे टीके इंजेक्शन क्या कर रहे हैं? साहब जी, इन्हें देखकर लगता है पक्का ये लड़की नशा करती है। साहब जी, इस घर से बाहर निकालें। पता नहीं इसके अलावा क्या-क्या बुरे काम अंजाम देती होगी। बानो ने अहमद के वहां से आते ही आसिया के कुछ बोलने से पहले ही अपने हाथों में मौजूद छोटी-छोटी सिरिंज उसके सामने की थी, जिनको देखते अहमद ने नासमझी से बख्त की तरफ देखा था, जो अब भी चेहरा छुपाए बस रोने में मसरूफ थी। ये सब क्या है बख्त? अहमद ने सीधे उसे अपनी भारी आवाज में मुखातिब किया था, जिस पर बख्त ने चादर को मजबूती से पकड़ते खुद को सहारा दिया था। मुझे मुझे शुगर की बीमारी है। मैं इससे शुगर की दवाई लेती हूँ। बख्त ने अटकते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया था। साहब जी, ये लड़की लाजमी झूठ बोल रही है। जी, इतनी सी उम्र में इसे भी शुगर कैसे हो सकती है? बानो साहिबा ने अपनी अकल इस्तेमाल की थी, जिस पर अहमद ने उसे अपनी कहर भरी नजरों से घूरा था, जबकि बख्त और आसिया इस बात पर परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बानो? ये एक बीमारी है और किसी भी उम्र में हो सकती है, समझे तुम? अब प्लीज अपना दिमाग कम चलाया करो, बस हाथ चलाने पर फोकस रखो। जी जी, मुझे ये बीमारी बचपन से है। शावेज अभी बानों पर गुस्सा ही कर रहा था जब छठ बख्त ने अपनी सफाई दी थी। अब की बार उसकी जुबान से एक साथ लफ्ज निकले तो अहमद चौंकते हुए उसे देखने लगा। तब बख्त अपने लबों दांतों तले दबाती सर झुका गई थी। माफ कर दीजिए साहब जी, गलती हो गई। ये लड़की तो मुझे लगता है बस बीमारियों का घर है। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये बीमारी हमें भी लग जाएगी।
तो इसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा साहब जी। बानो ने अब की बार एक नया शीशा छोड़ा और वक्त की जान सूली पर लटकाई। इसका आज पहली बार दिल किया कि बानो का गला दबा दे, जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। इसके दिल की थक थक भरने लगी। बानो, बानो क्यों मेरा ज़ब्त आजमाने पर तुली हुई हो? ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है जो एक दूसरे से लग जाती है। अहमद जोर से दहाड़ा तो बानो और बख्त अपनी अपनी जगह उछली थी। अगर तुम दोनों को यहाँ काम करना है, रहना है, तो सुलह सफाई से रहना होगा। लेकिन अगर दोबारा कोई ड्रामा किया तो गलती चाहे जिस मर्जी की हो, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। समझी तुम दोनों? और आसिया, मुझे घर का सुकून पहले जैसा बरकरार चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इनके लड़ाई झगड़े मुझ तक ना पहुंचे। अहमद गुस्से से बोलता वहां से गया था, जिस पर बख्त और आसिया ने गहरी सांस भरी थी, जबकि बानो अपने हाथ में सिरिंज बख्त के कदमों में फेंकती बुड़बुड़ाते हुए किचन में चली गई थी। बख्त ने अपने घुटने नीचे जमीन पर टिकाते इन्हें अपनी धुंधलाती आंखों के साथ इकट्ठा किया था। उसने आज अपनी तनख्वाह मिलने पर आसिया के शौहर से ये और कुछ और दवाइयां मंगवाई थी, जिस पर बानो की नजर पड़ी तो वो घर सर पर उठा गई थी और अपनी दवाइयां मंगवाते उसके पास बस कुछ ही पैसे बचे थे, जबकि वो चाहती थी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाए, कि वो अब अगली बार पर टाल गई थी। जो उसने आसिया को बाद में अपनी बीमारी के बारे में तो बता दिया, लेकिन अपने हमला होने का सच वो अभी तक आसिया को नहीं बता पाई थी। तबरेज हारून मलिक के कमरे में आया तो वो पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटने में मसरूफ थे। वो इस उम्र में भी खुद को काफी फिट रखे हुए थे। इस लड़की को दोबारा देखते ही तुम फिर से उसके चुंगल में फंसने के लिए तैयार हो। तुम शायद भूल गए हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ क्या कुछ करके यहाँ से गई थी। हमारी इज्जत को दो कौड़ी की करके गई थी। मैं अब उसे सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और तुम हो कि फिर से उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते उसके दीवाने हुए फिर रहे हो। मुझे तुमसे इस बेअक्ली की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो चाहिए था कि इसे मुंह न लगाते और जल्द कोई लड़की पसंद करके उसे बताते कि उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। खैर, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी का इरादा रखता हूँ, और इसके लिए एक दो लड़कियां भी मैंने देख रखी हैं। मैं इनमें से एक पसंद कर लेना। मुझे इस कल की लड़की का बताना है कि मेरे पोते को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तबरेज, जो कि हल्का सा दरवाजा खुला छोड़े ही कमरे में दाखिल हुआ था, हारून मालिक की बातें सुनता। वो बेहद परेशानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा था। यहाँ से उसे किसी के गुजरने का एहसास शिद्दत से हुआ था। दूसरी तरफ हारून मालिक की बातों से उसे अपने कान साए साए करते महसूस हुए थे। वो हैरत ज़दा सा इनका चेहरा देखता रह गया था, वो जो एक बार फिर मलाइका और अपने दरमियान राय हमवार करने में लगा था। दादा जान इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर चुके थे। अगर तो इसकी मक्खन मलाई ने दादा जान की बातें सुन ली थी तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। दादा जान प्लीज, आप फुल हाल मेरी शादी की बात रहने दें। पहले बड़े भाइयों की शादियां करते हैं, फिर देखेंगे। और प्लीज मेरी यूनिवर्सिटी जाने पर एतराज मत होइए और नाराज न कर हो, और किसी बात को लेकर परेशान नहीं हो। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। तबरेज ने कतईयत से अपनी बात कही तो हारून मलिक ने बगौर उसे देखा था, फिर उसे जांचती नजर से देखते वहां से सर हिला गए थे। अच्छा, अब आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है, मैं भी चलता हूँ, शब बखैर। तबरेज वापस पलटते हुए इनके कमरे का दरवाजा बंद करते वहां से गया था। तबरेज के दिल को अजीब सी बेचैनी लाहक हुई तो उसने ऊपर आते एक नजर मलाइका के कमरे की तरफ देखा। फिर वो अपने कमरे में जाने के बजाय उसके कमरे की तरफ चला आया था। हालांकि उसने इस रात के बाद खुद को कभी रात के पहर मलाइका के कमरे में जाने से मना किया था, कि दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया, जिस पर तबरेज ने बस वहीं खड़े कमरे के अंदर एक निगाह दौड़ाई तो कराह भर कर रह गया था, क्योंकि मलाइका अलमारी से कपड़े निकालती अपने ट्रॉली बैग भर रही थी, जिसका यही मतलब था कि तबरेज का शक सही था। वो हारून मलिक की बातें सुन चुकी थी। अपनी पैकिंग के बाद मेरी पैकिंग भी कर देना। तबरेज ने दो कदम आगे बढ़ते ऐसे कहा जैसे दोनों में बड़ी सुलह हो। मलाइका ने छट गर्दन मोड़ते उसकी तरफ देखा था, जो अपने ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले बड़ा रिलैक्स सा खड़ा उसे आग लगा गया था। दूसरी तरफ तबरेज उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखते बेकरार हुआ था। मैं क्यों करूं तुम्हारी पैकिंग? अपनी किसी होती सोती से करवाओ, या अपनी होने वाली बीवी से? अपनी होने वाली बीवी से ही कह रहा हूँ। तबरेज ने उसकी आंखों में देखते अपनी बात पर जोर देते कहा था। नहीं हूं मैं तुम्हारी होने वाली बीवी। ये बात कहते मलाइका खुद का दिल इस कदर दुखा कि वो ज़ारों के तार रोते हिचकियां भरते पीछे बेड पर बैठती अपने हाथ अपने बालों में उलझाती वो चेहरा झुका गई थी। वो जब से आई थी तबरेज के सामने खुद को बड़ा मजबूत बना रही थी, लेकिन आज हारून मलिक की बातें सुनते वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। ये कहना ही तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, तो सोचो अगर ऐसा हो गया तो जिंदा रह लोगी? तबरेज को तकलीफ में देखते उसके कदमों में जमीन पर बैठता सवाल कर गया था। मलाइका ने अपना चेहरा ऊपर करते उसके चेहरे को जी भर के देखा था। यहाँ कोई रयाकारी कोई धोखा नजर नहीं आता था, सिवाय मोहब्बत के। लेकिन पहले तो वो उसे धोखा दे चुका था ना। तुम्हारे दिए धोखे पर भी तो जिंदा रही थी ना। मलाइका ने हिचकी भरते उससे शिकवा किया था। वो धोखा नहीं था मलाइका, वो बस तुम्हारी बात का रिएक्शन था। तुम उस वक्त मेरी बात नहीं समझ रही थी। तुम्हारी डिमांड मेरे लिए इस कदर शॉकिंग थी कि मेरे समझने की सलाहियत खत्म हुई थी। तो इस वक्त मुझे यही सही लगा कि
एक बार हमारा निकाह हो जाए तो सब सेट हो जाएगा। इसीलिए बस वक़्ती तौर पर मैंने तुम्हारा मुतालबा माना था। इस पर अमल पैरा होने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तबरेज़ ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते उसकी पुश्त को अपने अंगूठों की मदद से नरमी से सहलाते वो उसकी आँखों में देखता बोल रहा था। वो उसकी आँखों में मलाइका को उसकी बात की सच्चाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे तबरेज़ पर पहले भी यकीन और एतमाद था और अब भी वो इसकी बात की सच्चाई को अच्छे से समझ गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो न जाने किस बोझ तले दबी थी कि वो इस यकीन और एतमाद का करार चाहकर भी तबरेज़ के सामने नहीं कर सकी थी। मेरी डिमांड कोई अनोखी नहीं थी, जो तुम मान नहीं सकते थे। मैं बस चाहती थी कि हम यहाँ से पाकिस्तान रहने के बजाय लंदन रहें और तुम यहाँ के 2 नंबर सियासत से दूर रहो। लेकिन तुमने तो मेरी हर बात की नफ़ी की, जिससे मुझे अच्छे से अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। मलाइका ने अपनी नज़रें अपनी गोद में मौजूद दोनों हाथों पर जमाए कहा था, बड़े भाई पहले से ही वहाँ थे और तुम चाहती थी मैं भी अपने माँ-बाप को छोड़कर लंदन चलता। मेरी मलाइका ऐसी सेल्फिश नहीं हो सकती और फिर देखो मलाइका, अब तो ऐसा कोई मसला नहीं रहा। तुम यहाँ पाकिस्तान आ गई हो और अब हम एक हो सकते हैं। तबरेज़ ने पहले नफ़ी में सर हिलाते, बात करते आखिर में उस उम्मीद से उसकी आँखों में देखा था। हम अब भी एक नहीं हो सकते क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे आखिर में मैं आती हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। तो बस इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो, तो ही अच्छा है। मलाइका ने खुद को मज़बूत करते तबरेज़ की उम्मीद तोड़ी थी, जबकि अंदर से वो ये बात करते 100 बार मर रही थी। तुम एक सेल्फिश और पत्थर दिल लड़की हो, जिसे अपने जज़्बात, अपनी बात, अपनी अना की परवाह है। बस तुम कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जबकि असल में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, वरना तुम हर मुश्किल वक़्त में मेरे साथ खड़ी होती। तो मुझे अफ़सोस है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी मोहब्बत की थी। तबरेज़ की बात पर गुस्सा से भरता ज़ोर से चिल्लाते उसने अपने हाथों से उसके हाथ दूर झटके थे, जिसकी वज़ह से मलाइका तकिए पर गिर सी गई थी। उसे दोबारा उठकर बैठने की ज़हमत नहीं की थी और तबरेज़ एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालता इस कमरे से निकलता चला गया था। तो वो वहीं तकिए में मुँह छुपाती बिलक-बिलक कर रो रही गई थी कि वो अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंटने पर मजबूर कर दी गई थी। शाहवेज़ के सामने एक अपनी मज़ाहमत ना करे और उसके अमल में उसके साथ देने पर हेज़ल दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि उसका फिर जब भी शावेज़ से सामना हुआ, उसकी नज़रें झुकी ही रही थीं, बल्कि वो दोनों ही एक-दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। लेकिन एक बात हिज़ल के लिए पुरसुकून थी कि वो शावेज़ ने उसकी बीमारी के बारे में नहीं पूछा था। दूसरी तरफ शावेज़ का चैन और सुकून दोनों ही इस दिन से बरहम थे। हेज़ल के नर्म लबों का लम्स वो चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था, बल्कि अब तो रगो-जाँ में उसे मुकम्मल हासिल करने की ख्वाहिश दिन-ब-दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। लेकिन वो ऐसा चाहकर भी हेज़ल को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसके लिए अपने दिल में जागती मोहब्बत को बस अपना देना चाहता था, लेकिन ऐसा उससे हो नहीं पा रहा था। हेज़ल के लिए उसके दिल में मौजूद नरमी, उसकी फ़िक्र उसे बाराबर कराती थी कि वो हेज़ल के लिए कभी सख्त दिल नहीं बन सकता। वो उसकी गैर मौजूदगी में तो बहुत कुछ ऐसा सोच सकता है, लेकिन उसके सामने आते ही वो सब भूलते, बस उसमें खोने लगता था। हेज़ल ने काम करते एक बार अपना सर ऊपर उठाते, अपनी गर्दन इधर-उधर घुमाते, खुद को थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहा। इस वक़्त हॉल में बस वही थी जो काम पर लगी थी। बाकी सब वर्कर्स छुट्टी के वक़्त होते ही जा चुके थे। हेज़ल भी जाने वाली थी, लेकिन आज अलीज़ा को जल्दी घर जाना था। लेकिन उसका काम थोड़ा-सा रहता था, तो हेज़ल अपनी थकावट पर से पुश डालती। उसका काम अपने ज़िम्मे ले गई थी। अब वही करती काम। वो एक नज़र साथ-साथ घड़ी पर भी डाल रही थी। ऑफ़िस में इस वक़्त शावेज़, इब्राहिम दोनों मौजूद थे, तो इसीलिए वो कुछ मुतमईन थी कि उनके फ़ारिग होने तक वो भी सारा काम कर लेगी। लेकिन अभी उसका थोड़ा-सा काम रहता ही था। जब शाहवेज़ अपने रूम से निकला था और कुछ दूर हेज़ल को ओलिज़े के केबिन में काम करता पाकर वो हैरानगी से तेज़ कदम लेता उस तक पहुँचा था। मिस हेज़ल, यहाँ क्या कर रही हैं? शाहवेज़ ने उसके पास रुकते ही गुस्से से पूछा था। इस पर हेज़ल डर सी गई थी, इसीलिए उसने जल्दी से सर ऊपर किया, तो गर्दन जब कि उसकी झुके-झुके बस हो चुकी थी। अब ऊपर उठने से इनकारी थी, लेकिन तकलीफ से हेज़ल का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो सर दरअसल अलीज़े का थोड़ा-सा काम रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा? अब बस हो गया मुकम्मल, मैं जा रही थी। हेज़ल ने शाहवेज़ की घूरती निगाहें जल्दी से देखते जवाब दिया था। अपना हाल देखो इस वक़्त। साफ़ पता चल रहा है तुम इस वक़्त थकी पड़ी हो। क्या ज़रूरत थी मदर टेरेसा बनने की? शाहवेज़ ने एक नज़र उसके हाथों पर डाली थी, जिनको वो आराम पहुँचाने के लिए दबा रही थी। हेज़ल ने शाहवेज़ की नज़रें अपने हाथों पर देखते ही झटपट हाथ अपने पहलू में गिराए थे। नहीं सर, वो बस मैं अलीज़े ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हेज़ल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते खुद को हशाश-पिशाश दिखाना चाहा था। नज़र आ रहा है मुझे, अब अपनी चीज़ें समेटो और आइंदा मैं तुम्हें ऐसी मददगार बनते ना देखूँ, समझी? शाहवेज़ का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। ये सोचते हुए कि वो इसका ख़्याल करते हुए इस पर कम ज़िम्मेदारी डालता है और वो मोहतरमा खुद को ठिकाने के लिए दूसरों के काम अपने ऊपर ले गई थी। ऊपर के पोर्शन से आते
इब्राहिम शावेज को हेजल के पास खड़े और उसकी फिक्र करते देखते मुस्कुराया था कि इस दिन नशे में बड़े बड़े दावे करने वाला शावेज अब इसी हेजल के लिए फिक्रमंद खड़ा उसे डांट रहा था। मिस हेजल, शाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अभी स्टूडेंट हो, आप पर अपनी स्टडी की ज़िम्मेदारी भी है, तो आप बस अपने काम पर फ़ोकस रखा करें, इस तरह बीमार पड़ जाएँगी आप। इब्राहिम ने भी उनके पास आते अपना हिस्सा डाला था। इसके मुँह से बीमार लफ्ज़ सुनते शावेज़ के दिमाग में स्टोर रूम वाला मंज़र ताज़ा हो गया था कि किस तरह इस दिन हेज़ल की तबीयत बिगड़ी थी। और फिर वो सब याद आते ही उसके दिल की हालत ने उसे ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं होने दिया और वो बगैर कुछ बोले लिफ्ट की जानिब फट गया था। और उसकी खामोशी को दोनों ने ही हैरानगी से देखा था और फिर दोनों ही सर छटक गए थे। हेज़ल भी लैपटॉप बंद करते अपना हैंडबैग उठाते इब्राहिम को अल्लाह हाफ़िज़ बोलती सीढ़ियों की जानिब अब चली आई थी।